फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, कॉलम और स्टेट्स की कहानी चल रही थी और वहां पर हमने यूलर फॉर्मूला के बारे में देखा हुआ था। और फाइनली जो हमारा यूलर फॉर्मूला निकला हुआ था उसके अंदर हमने बेसिकली जो दो टर्म्स यूज किए थे, दैट इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मिनिमम और इक्विवेलेंट लेंथ। आई मिनिमम के लिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चीजों को प्रॉपरली पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है और इस वीडियो में बेसिकली मैं आपसे बात करने वाला हूं वहां पर जो हमारा इक्विवेलेंट लेंथ टर्म्स यूज हो रहा था उसके बारे में। तो जैसा कि अगर हम लोग देखिए बात करें तो हमारे पास जो यूलर फॉर्मूला आया हुआ था, वो यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, जो यूलर फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था और इट इज स्पेशली एप्लीकेबल फॉर दी लॉन्ग कॉलम। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो हमारे पास यूलर लोडिंग कैपेसिटी जो आ रही थी वो हमारे पास क्या आ रहा था, दैट इज द पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई का स्क्वायर। ठीक है, ये हमको जो मिला था, ये हमको मिला था यूलर लोड पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर। अब इस सिनेरियो में देखें तो हमने अलग अलग टर्म्स को लेकर बात किया हुआ था और यहाँ पर जो हमारे पास आई था, दिस इज द आई ऑफ मिनिमम। ये अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या था, आई मिनिमम। ठीक है, और अगर मैं एल ई की बात करूं तो एल ई आपका क्या था, व्हाट इज एल ई, एल ई इज द इक्विवेलेंट लेंथ। ये जो हमारे पास एल ई दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो इक्विवेलेंट लेंथ है, यही वाले टर्म्स को हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। याद करिए कि हमने कॉलम को लेकर चार तरीके के सपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ था और यहाँ पर जो एल ई था, व्हाट इज एल ई, एल ई इक्वल टू आपका था अल्फा इंटू एल। ठीक है, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज द फिक्सिंग कोफिशिएंट जिसके बारे में हमने देखा था, और एल आपका क्या है, जो आपका ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम। ओरिजिनल लेंथ ऑफ द कॉलम मतलब जो आपका कॉलम है विदाउट बेंडिंग जो उसका लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर अगर देखिए मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो अलग अलग टाइप्स के हमारे पास कॉलम दिख रहे थे, किस किस तरीके का हमें कॉलम दिखा था एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, एक तो आपका था कि जब आपका दोनों का दोनों जो सपोर्ट है वो आपका क्या रहे, फिक्स रहे। तो ये हमारे पास है ये कॉलम और ये कॉलम में मान लीजिए कि दोनों एंड फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बोथ फिक्स्ड, तो बी एफ लिख दिया हूं, दैट इज कॉल्ड बोथ फिक्स्ड। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो आपका अल्फा की वैल्यू है, देखिए जब ये बेंडिंग होगा तो ये बेंडिंग किस तरीके से होगा, ये अगर आप पोर्शन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ तो पूरा का फिक्स सपोर्ट है, तो डायरेक्ट यहाँ से बेंडिंग ना हो कि कुछ इस तरीके से आपको इस तरीके से बेंडिंग मिलेगा ऐसा। ठीक है, मतलब ये जो आपकी सपोर्ट है यहाँ पर डायरेक्ट आपको बेंडिंग नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो बेंड हुआ लेंथ है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टोटल लेंथ है ये हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड ओरिजिनल लेंथ, ये हमारे पास है एल। ठीक है, और ये जो आपके पास जो बेंडिंग वाला पोर्शन है ना, इस बेंडिंग पोर्शन है ये है हमारे पास दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। ये हमारे पास क्या मिला, इक्विवेलेंट लेंथ। तो कुल मिला के अगर आप इसका बेंडिंग देखोगे तो बेंडिंग आपको कुछ इस तरीके से तो दिख रहा है, ये आपको कुछ इस तरीके से बेंडिंग दिख रहा है और ये जो आपको बेंडिंग दिख रहा है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके दोनों एंड क्या है, आपके फिक्स है, बोथ एंड आपके क्या है यहाँ पर फिक्स। तो यहाँ पर ये आपका एली पोर्शन है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, प्योर ओरिजिनल लेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप ये अल्फा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। मतलब आप सीधा सीधा बोल सकते हो क्या कि जो आपको एली मिल रहा है, एली इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू L/2। और यही वाला टर्म्स इंपॉर्टेंट है जो आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमको इक्विवेलेंट लेंथ मिला हुआ है वो इक्विवेलेंट लेंथ हमारे पास कितना होगा, दैट इज इक्वल टू L/2। कहानी क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका दोनों सपोर्ट जो है वो हिंज हो जाए। ठीक है, दोनों सपोर्ट आपका क्या हो जाए, हिंज हो जाए। तो एक मान लीजिए ये वाला हिंज पॉइंट है और दूसरा हमारे पास है तो ये वाला पॉइंट हमारे पास हिंज है। तो ये आपके पास हिंज सपोर्ट है और ये हिंज सपोर्ट है। तो देखिए इसका अगर मैं ओरिजिनल लेंथ की बात करूं तो इसका ओरिजिनल लेंथ अगेन हमारे पास कितना मिलेगा, ये जो हमारे पास कंसिडर है इसको हम लोग ले लेते हैं दैट इज द एल। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, ये बेंड होगा
तो ये तो आपका हिंज है, हिंज है तो इस तरीके से इसके बेंडिंग होने की टेंडेंसी कैसे दिखेगी, ये प्रॉपरली आपका क्या होगा, यहाँ से बेंड हो जाएगा और यहाँ पर आने के बाद ये टोटली पूरी तरीके से बेंड हो गया। ठीक है, मतलब आप देखोगे तो यहाँ पर जो एल है और यहाँ पर बेंडिंग, अगर बकलिंग जो हुआ है, इसको नॉट बेंडिंग, मैं जो बेंडिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ पर कॉलम के लिए हम लोग बकलिंग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको लेंथ मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है एल ई। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर बोथ आर हिंज्ड, तो बी एच लिख दे रहा हूँ, जो आपका क्या है, बोथ हिंज्ड। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा की वैल्यू लोगे तो अल्फा की वैल्यू आपको मिलेगी 1, मतलब यहाँ पर जो आपको इक्विवेलेंट लेंथ मिलेगा दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपको समझ में आया, तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट लेंथ है ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है, ये जो मैं आपको टर्म्स बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर हम लोग रखेंगे, जैसे कॉलम के लिए निकालेंगे तो देखेंगे क्या क्या वैल्यू आएगा। तो पहले हम लोग टर्म्स को समझ लेते हैं। अच्छा, तीसरा केस आपके पास क्या हो सकता है, एक आपका हिंज हो और एक आपका क्या हो, फिक्स्ड हो। तो थर्ड कंडीशन पे आते हैं। थर्ड कंडीशन का जो कॉलम हमको मिलेगा, एक आपका मान लीजिए यहाँ पर फिक्स है और एक मान लीजिए आपका हिंज है। अब ये बताइए किस तरीके से बेंड होगा। देखो, जो आपका हिंज वाला पोर्शन है वो तो पूरा का पूरा यहाँ पर बेंड होगा, लेकिन जो फिक्स सपोर्ट है वो डायरेक्ट क्या है, जहां फिक्स है तो आपको वहां से बेंड ना होके वहां से कुछ दूर आके आपका इस तरीके से बेंड होगा और बेंड होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का टर्म्स आएगा। तो यहाँ पर जो आपको इक्विवेलेंट लेंथ की अगर बात करें तो ये हमारे पास मिलेगा, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। ठीक है, ये अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास ओरिजिनल लेंथ है। और ये जो बेंडिंग वाले पोर्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये बेंडिंग पोर्शन में हमको क्या मिलेगा, ये जो हमको बेंडिंग पोर्शन मिल रहा है ये हमारे पास है दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। और यहाँ पे अगर आप निकालोगे इक्विवेलेंट लेंथ तो यहाँ पर देखो अल्फा, अल्फा की वैल्यू, ये आपको अल्फा की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ए बी वर्ड यूज कर सकते हो। इसकी वैल्यू आती है 1/√2, मतलब कुल मिला के अगर आप इक्विवेलेंट लेंथ दिखोगे तो इक्विवेलेंट लेंथ आपको क्या मिलेगा, L/√2। जो आपको इक्विवेलेंट लेंथ मिलेगा वो इक्विवेलेंट लेंथ आपको कितना मिलेगा, दिस इज द इक्वल टू L/√2। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक आपका हिंज है, एक आपका फिक्स्ड है। लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हिंज है तो सीधी सी बात है वहीं से आपका क्या होगा, बकलिंग होगी। और अगर आपका फिक्स है तो कुछ पोर्शन छोड़ के होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो तो टोटली इसका बकलिंग लेंथ जो इक्विवेलेंट लेंथ आपका आएगा वो करीब 1/2 के करीब है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, L/√2 हो गया। नेक्स्ट सिनारियो में अगर हम लोग बात करें तो ये आपका नेक्स्ट आपका बन जाएगा क्या, कि एक आपका क्या है, फ्री एंड होगा और एक आपका क्या होगा, हिंज होगा। ठीक है, अच्छा ये कौन सा केस है, ठीक है, एक आपका फिक्स्ड है एक आपका हिंज है, तो FH फिक्स्ड और हिंज। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या है, एक आपका हिंज है और दूसरा एंड आपका फ्री है। तो यहाँ पर इसको मैं पूरा लिख देता हूं। ठीक है, हिंज्ड एंड फ्री एंड, हिंज्ड एंड फ्री एंड। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर एक आपका एंड हिंज है और दूसरा एंड अगर आपका फ्री है तो उस केस में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर जब आप बेंड करोगे तो देखो लोड आपका लग रहा है, ये ध्यान देना, ये बकलिंग आपका जो है लोड यहाँ पे कंप्रेसिव नेचर का इस तरीके से लोड यहाँ पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो बेंडिंग होने की टेंडेंसी है ये आपको कुछ इस तरीके से लोड पी आपका एक्ट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको इस तरीके से बेंडिंग दिख रहा है और ये आपका लोड पी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखिए इस तरीके से, मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप लोड पी को अप्लाई करते हो इस तरीके से, तो ये जो आपकी बेंडिंग होगी, ये बेंडिंग आपको कैसा मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अब ये तो पूरा यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप इक्विवेलेंट लेंथ देखोगे तो एक्चुअली क्या होगा, ये आपके पास कुछ सिमेट्रिक पार्ट है। इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे ना इस तरीके से, इसको जब हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे ये, ठीक है, तो वहां पे आपको मिलेगा टोटल लेंथ। तो ये आपका देखिए ओरिजिनल लेंथ था। ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ आपको कितना था, दैट इज द L। और यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट लेंथ देखोगे तो इक्विवेलेंट लेंथ आपको क्या दिखेगा, ये। ठीक है, ये जो आपको दिखेगा ये आपको दिखेगा इक्विवेलेंट लेंथ। ठीक है, L ऑफ E। और L ऑफ E इक्वल टू इक्विवेलेंट लेंथ आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर डेफिनेटली आपको देखिए L का ये डबल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं अल्फा की वैल्यू को लेकर तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू आपको आएगी 2। और यहाँ पे अगर आप इक्विवेलेंट लेंथ देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ट्वाइस ऑफ L। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट लेंथ। कहानी कुछ समझ में आया।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपको जो इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू मिल रही है अलग अलग मिल रही है, और ये इक्विवेलेंट लेंथ की वैल्यू आपसे अलग से एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको सबसे पहले चीज तो आपको मेमोराइज करो और याद भी नहीं रखना है यार। अगर आपको ये चीज पता है, डायग्राम में अगर आपको चीजें क्लियर है, क्योंकि अगर डायरेक्ट रटोगे ना तो कंफ्यूजन होगा, वो दिख ही रहा है आपको, ठीक है। और ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ यूलर लोड को लेकर, तो देखिए आपको यूलर लोडिंग कैपेसिटी किसमें ज्यादा मिलती है, ये भी समझ लेते हैं कि यूलर लोडिंग कैपेसिटी आपको किसमें ज्यादा मिलेगी। तो आइए एक बार देखते हैं पीई। तो पीई इक्वल टू इसमें आपको देखिए क्या मिलेगा, पाई स्क्वायर ई आई, ठीक है। आई आपका मिनिमम है, डिवाइड बाई एल ई का स्क्वायर, एल ई में हम लोग एल के फॉर्म में लेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एल बाई 2 का स्क्वायर, यही मिलेगा। सिंप्लीफाई करिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीई विच इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा 4, तो ये आपको मिलेगा पाई स्क्वायर ई आई, ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा एल का स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आया, तो ये आपको मिलेगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो ये आपको क्या मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा पीई अगेन इक्वल टू, देखोगे तो ये आपको मिलेगा, देखो पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई, एल ई की जगह यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा एल का स्क्वायर, तो ये तो आपको सीधा सीधा टर्म्स दिख गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर यूलर लोडिंग कैपेसिटी कितनी दिख रही है, तो ये आपको दिख रहा है पीई, तो पी इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और ये आ जाएगा आपको ऊपर। तो फाइनली यूलर लोडिंग कैपेसिटी आपको क्या मिलेगी, ट्वाइस ऑफ, ये आपको मिलेगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, तो ये आपको मिला यूलर लोडिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे 2L आपको दिख रहा है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो PE इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, दिस इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई एल ई, एल ई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ एल का स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एल का स्क्वायर ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे PE, तो P इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाई ये आपको क्या दिखेगा 4L का स्क्वायर। कहानी क्लियर है, तो ये जो आपको मिलेगा दिस इज कॉल्ड यूलर लोडिंग कैपेसिटी। कहानी क्लियर है, तो ये देखिएगा ये हमारे पास जो यूलर लोडिंग कैपेसिटी अलग अलग आई है। अब ये बताइए कि किसमें ज्यादा आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है। डेफिनेटली जिसकी यूलर लोडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी उस कॉलम का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, बकलिंग की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी। यहाँ पे जैसा अगर सिनारियो देख रहे हैं आप, नॉर्मली फिगर को ही देख के बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें दिख रहा है। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ दोनों एंड फिक्स है, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा कॉलम का स्ट्रेंथ आपको इस चीज में मिलेगा। देख रहे हैं ये चीज को, तो यहाँ पर आप देखिए फॉर्मूले के थ्रू भी देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो देखिए ये मैंने लिखा है बोथ फिक्स्ड है, ये आपका बोथ हिंज्ड है, फिक्स्ड एंड हिंज्ड है, और यहाँ पे अगर बात करें तो हिंज्ड एंड फ्री हैंड है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देखिए ये आप देखो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल का स्क्वायर, तो सब जगह बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप टर्म्स की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये आपको 4 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ बाकी तो टर्म्स कॉमन, यहाँ तो आपका कुछ नहीं 1 है, और यहाँ पर तो आपका डिवाइड बाई 4 हो गया है। तो अब आप ये समझ सकते हो कि हमको सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ मिल रहा है वो स्ट्रेंथ हमको किस में मिल रहा है। तो चलिए एक बार मैं चीजों को यहाँ पर समराइज करके लिख देता हूँ कि आपका सबसे ज्यादा जो यूलर लोडिंग कैपेसिटी है वो सबसे ज्यादा किसके लिए, फिक्स्ड, बोथ एंड फिक्स्ड है। तो PE ऑफ बोथ एंड फिक्स्ड, क्लियर है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ। उसके बाद आओगे तो ये आपका आएगा यूलर लोडिंग, किसके लिए सबसे ज्यादा यूलर लोडिंग कैपेसिटी आ रही है, फिक्स्ड एंड हिंज्ड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा लोडिंग कैपेसिटी फिक्स्ड एंड हिंज, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका यूलर लोडिंग कैपेसिटी किसके लिए है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोथ हिंज्ड, तो यहाँ पर हमने लिख दिया BH बोथ हिंज्ड, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारा किसके लिए है, जब आपका एक हिंज और एक आपका फ्री हो, तो PE ऑफ, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हिंज एंड फ्री एंड, ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरे पास फाइनल कंक्लूजन आया, और यहां से हम लोग देख सकते हैं क्या कि यूलर लोडिंग कैपेसिटी जो देख रहे हैं वो सबसे ज्यादा आपका किस में आ रहा है, जब आपका दोनों एंड फिक्स्ड हो, ठीक है। तो कॉलम के केस में ऐसा लिया जाता है, बाकी आपके डिजाइनिंग के ऊपर है।
कंस्ट्रेंट के ऊपर है, आपके पास क्या क्या चीजें कंस्ट्रेंट दी हुई है और किस तरीके से आपको डिजाइन करना है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये अलग अलग, देखिए यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं और सब सिंपल है, कोई यहाँ पे टफ क्वेश्चन नहीं है। पहला तो ये आपको फॉर्मूला याद है, तो बस यहाँ से जितना आई है सब जगह आई मिनिमम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जितना भी टर्म्स आपको चल रहा है सब आई मिनिमम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि पहला चीज देखो, ये चीज आपसे इक्विवेलेंट लेंथ एग्जाम में पूछी जाती है। दूसरा, अगर आपका मान लीजिए बोथ एंड फिक्स्ड है तो उस केस में आपका इनर लोडिंग कैपेसिटी कितना होगा। ऑप्शंस डेफिनेटली 4 ऑप्शंस आती है, चारों ऑप्शन ही रहेंगे आपको, तो ये आपको मिलेगा। तीसरा चीज आपको पूछेगा ये रिलेशन में कि आपका सबसे ज्यादा इनर लोडिंग कैपेसिटी किसके लिए होती है, ठीक है। तो ये आपको क्या रिलेशन दे देगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये फिलहाल मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से चीजें आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट का जो पहला चीज था दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेशियो, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। जो हमने इक्विवेलेंट रेशियो देखा है ये आपको क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्लेंडरनेस रेशियो को लेकर। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमको क्या क्या मिलेगा अगर हम लोग बात करते हैं, तो समझते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की कहानी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक इक्विवेलेंट लेंथ का चीजें थी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दैट इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो, इंपॉर्टेंट है। और ये स्लेंडरनेस रेशियो से ही डिफाइन होगा कि आपका लॉन्ग कॉलम है कि शॉर्ट कॉलम है। याद करिए मैंने आपको इस जो चैप्टर है इसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में, और टाइप्स ऑफ कॉलम आपका बेसिकली 3 तरीके का कॉलम था, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और आपका मीडियम कॉलम, यही था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि उसको चेक करने के लिए इक्विवेलेंट लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हम लोग समझते हैं, तो ये स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइन करता है कि कौन सा कॉलम आपका लॉन्ग है और कौन सा शॉर्ट है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग जो टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है दैट इज कॉल्ड स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। ये जो आपका है इसको बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, और ये जो आपका है डिफाइन करता है क्या कि आप कोई भी कॉलम को लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम किस हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम लोग को हाइट नापना, हाइट नापने से हम लोग लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम बोल दिए, ऐसा नहीं है। जब आपको स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन करना है तो स्लेंडरनेस रेशियो जो आपका डिफाइन होता है एक्चुअली होती क्या चीजें हैं, देखिए ये आपका होता है स्लेंडरनेस रेशियो S, और S इक्वल टू होता है आपका क्या LE, इक्विवेलेंट के डिवाइड बाई K, ठीक है। यहाँ पर जो K होता है, K आपका होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I मिनिमम, दैट इज द मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई A। तो ये हमारे पास K की वैल्यू है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो स्लेंडरनेस रेशियो जो आपका डिफाइन होगा ये हमारे पास स्लेंडरनेस रेशियो है LE बाई K, और ये जो K का आपका डिफाइन होता है टर्म्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट I मिनिमम बाई A। तो यहाँ पे एक बार हम लोग समझते हैं ये जो आपका आई मिनिमम है एक कांस्टेंट की तरह जो भी काम कर रहा है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये चीजें हमको क्या मिलेगी, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हमने यूलर लोडिंग कैपेसिटी हमने देखा हुआ है, यूलर लोडिंग कैपेसिटी हमको क्या मिला हुआ है यहाँ पर यूलर लोड, ठीक है। तो यूलर लोड जो हमको मिला हुआ है दैट इज द PE, और PE इक्वल टू आपको क्या मिलेगा दैट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई LE का स्क्वायर, यही मिला हुआ है, ठीक है। अब हमको देखिए क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए इस पे स्ट्रेस निकालता हूँ तो सिग्मा ऑफ E लिखता हूँ दैट इज द स्ट्रेस, यूलर स्ट्रेस हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा लोड डिवाइड बाई एरिया, तो PE बाई A, इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ये क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई स्क्वायर EI डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा LE का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने LE का स्क्वायर तो लिख दिया है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा A, ठीक है। और यहाँ पर जो I चल रहा है व्हाट इज I आपका I मिनिमम है। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो I मिनिमम बाई A के टर्म्स में लाइए ताकि यहाँ से कुछ इसका भला हो। तो यहाँ से आपका सिग्मा यूलर स्ट्रेस है, तो यूलर स्ट्रेस की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये आपका होगा पाई स्क्वायर E, और I मिनिमम बाई A की कहानी तो खत्म हो गई, तो ये आपको मिलेगा क्या LE का स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आया। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा I मिनिमम बाई A, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये आपको जो मिला है दैट इज द I मिनिमम डिवाइड बाई A, ये हमको टर्म्स मिला। अब आप इस पे देखिए ये आपका K इक्वल टू क्या है I मिनिमम बाई A, तो इसको मैं सीधा सीधा K स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ,
तो यहाँ पर और इस टर्म्स को आगे बढ़ाते यूलर स्ट्रेस, तो यूलर स्ट्रेस इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई एल ई का स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला जो आपका टर्म्स है आई मिनिमम बाई ए की वैल्यू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा के का स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो के का स्क्वायर है तो के को हम लोग नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा ई यूलर स्ट्रेस की अगर बात करूं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर ई। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई स्क्वायर ई, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेट इज इक्वल टू एल ई बाई के का स्क्वायर। कहानी कुछ समझ में आया। तो एल ई बाई के का स्क्वायर मैंने लिखा है और इसको मैं फाइनली किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ये एल ई बाई के का स्क्वायर है और एल ई बाई के स्क्वायर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, सीधा सीधा ये आपका एस स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एल ई बाई के आपका क्या है, एस इक्वल टू है, तो फाइनली अगर आप देखोगे तो सिग्मा ई की जो आपको वैल्यू मिल रही है ये आपको कितना मिलेगा, अगर इस टर्म्स में अगर आप देखोगे तो ये आपको आ जाएगा क्या, बताइए, सिग्मा ई। तो सिग्मा ई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, सिग्मा ई इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, दिस इज द पाई स्क्वायर ई डिवाइड बाई ये आपको आएगा एस का स्क्वायर, ठीक है। कहानी क्लियर है। तो ये आपका देखिएगा ये जो हमारे पास टर्म्स आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है और यहीं से आपका डिफाइन होगा कि ये जो आपका स्लेंडरनेस रेशियो आया हुआ है, स्लेंडरनेस रेशियो ही डिफाइन करेगा कि किस तरीके से आपका लॉन्ग कॉलम है और शॉर्ट कॉलम है कैसे। आप चीजों को थोड़ा सा समझिएगा। आप ये कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो स्ट्रेस है, ठीक है, किसी भी कॉलम के अंदर आपका देखो स्ट्रेस कम हो या ज्यादा हो और सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीई है, मतलब मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ क्या, देखो सिग्मा ई को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा ई एक्चुअली है क्या चीज, ये आपका है पीई बाई ए, यही तो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ये जो पीई है, व्हाट इज पी, यूलर लोडिंग कैपेसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। जो आपका यूलर लोड है, यूलर लोड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूलर लोड इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो आपकी यूलर लोडिंग कैपेसिटी एस स्क्वायर के इनवर्सली, अब ध्यान से देखिएगा, मतलब ये जो आपका यूलर लोड है ये आपकी कैपेसिटी, जो आपका पी यूलर लोड, ये आपकी कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, एस की वैल्यू उतनी ही कम होगी, ठीक है। ये जो आपका पी है ये जितना ज्यादा होगा एस की वैल्यू आपकी क्या है, उतनी कम होगी। अच्छा, यूलर लोडिंग कैपेसिटी जो है आप ये अब देख रहे हो तो ये टर्म्स बढ़ रहा है, तो ये टर्म्स अगर बढ़ रहा है तो लोडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो लोडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो ये बताइए किसके लिए बेस्ट होगा, यूलर लोडिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये लॉन्ग कॉलम के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपका जो यूलर लोडिंग है ये आपका जितना ज्यादा, देखो स्ट्रेस के फॉर्मेट पे देखोगे तो स्ट्रेस के फॉर्मेट पे भी आपको वही कहानी दिख रहा है। तो जो आपको सिग्मा ई, यहां से आप समझिए ज्यादा बेस्ट है, ये जो हमको रिलेशन मिल रहा है इस रिलेशन में अगर आप देखोगे तो ये आपका पी और एस का है, तो पी और एस आपका क्या इनवर्सली है, और स्ट्रेस के साथ भी अगर आप देखोगे तो आपको क्या है, टर्म्स आपको इनवर्सली दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीधी सीधी बात है, ऐसा देख लो आप सीधा सीधा, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी और ये बढ़ेगा तो पीई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। पी की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, लोडिंग कैपेसिटी, ये जो यूलर लोडिंग कैपेसिटी है क्या होगा, कम होगा, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बकलिंग टेंडेंसी आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। लोडिंग कैपेसिटी जो है इसका कम हो गया है, लोडिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब ये मैं बोल सकता हूं क्या कि जो आपकी बकलिंग टेंडेंसी है, बकलिंग टेंडेंसी वो आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। और बकलिंग टेंडेंसी ये बताइए लॉन्ग कॉलम के अंदर होता है कि शॉर्ट कॉलम के अंदर होता है, याद करिए, 3 टाइप के हमने कॉलम पढ़े थे, याद है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। यहाँ पर आपका जो लॉन्ग कॉलम है इस तरीके से बकलिंग होता है, बकलिंग फेलियर होता है, ठीक है। और जो हमारे पास शॉर्ट कॉलम है वो शॉर्ट कॉलम क्या होता है, क्रशिंग में फेल होता है। तो बकलिंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा होती है, डेफिनेटली यहाँ पे आप बोल सकते हो क्या, लॉन्ग कॉलम के लिए जो बकलिंग टेंडेंसी है वो आपको किसके लिए ज्यादा मिल रही है, डेफिनेटली लॉन्ग कॉलम के लिए। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो देखो सीधी सी बात है कि ये जो आपका है, ध्यान से समझिएगा, स्लेंडरनेस रेशियो अगर आप हाई रखते हो, हाई रखोगे तो यूलर लोडिंग कैपेसिटी कम होगी,
यूरल लोडिंग कैपेसिटी कम होने का मतलब उसकी कहीं ना कहीं बकलिंग टेंडेंसी आपकी बढ़ी हुई है। बकलिंग टेंडेंसी बढ़ी हुई है मतलब बकलिंग फेलियर हो रहा है, तो डेफिनेटली किसके लिए होगा, लॉन्ग कॉलम के लिए। जस्ट इसका आप अपोजिट टर्म्स भी लिख सकते हो। यहाँ पर मान लीजिए एस की वैल्यू आपकी कम हुई, एस की वैल्यू कम हुई तो पीई की वैल्यू लोडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। लोडिंग कैपेसिटी अगर बढ़ गई तो बकलिंग टेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो आपकी बकलिंग टेंडेंसी है, ये बकलिंग टेंडेंसी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और बकलिंग टेंडेंसी कम होने का मतलब ये आपको फाइनली क्या मिल गया, डेट इज किसके लिए एप्लीकेबल होगा, शॉर्ट कॉलम के लिए। और मीडियम कॉलम के लिए तो नो डाउट आपको दोनों का रेंज मिलेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो क्या एक चीज कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है, स्लेंडरनेस रेशियो सबसे ज्यादा आपका क्या लॉन्ग कॉलम का होता है। तो सीधी सी बात है कि स्लेंडरनेस रेशियो जितना ज्यादा बढ़ाओगे उसकी लोडिंग कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो लॉन्ग कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा दिख रहा है, यहाँ से देखिए लॉन्ग कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा दिख रहा है, शॉर्ट कॉलम के लिए स्लेंडरनेस रेशियो कम दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के अगर मैं बात करता हूं फॉर द स्टील मटेरियल के लिए, फॉर द स्टील, ये रेंज पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फॉर स्टील, तो स्टील के लिए अगर मैं बात करूं स्लेंडरनेस रेशियो के लिए, तो एस की वैल्यू अगर लेस देन 30 होती है तो ये आपका आ जाता है डेट इज कॉल्ड शॉर्ट कॉलम के लिए, ठीक है। एस की वैल्यू अगर 30 से कम है तो ये आपका आ जाएगा शॉर्ट कॉलम के लिए, ठीक है। इक्वल टू भी ले सकते हो, या अगर एस की वैल्यू मान लीजिए आपका 30 से 100 के बीच में है, ठीक है, 30 से 100 के बीच में है, तो ये आपका आता है मीडियम कॉलम के लिए, ये आपको मिलेगा मीडियम कॉलम के लिए। और उसी तरीके से अगर आपका स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 100 चले जाता है तो ये आपको बेसिकली मिलेगा फॉर दी लॉन्ग कॉलम। कहानी कुछ समझ में आया। तो ये हमारे पास 3 तरीके के आपको कंडीशंस दिख रहे हैं। एक आपको दिख रहा है देखिए स्लेंडरनेस रेशियो को लेके, तो एक आपका क्या है 30 से कम है तो वो शॉर्ट कॉलम होगा, और यहाँ पर 30 से 100 के बीच में होगा तो मीडियम कॉलम होगा, और एस अगर आपका 100 से ऊपर होगा तो ये आपको क्या मिलेगा फॉर द लॉन्ग कॉलम, ठीक है। और ये रेंज को ध्यान रखिएगा, ये आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछता है, ठीक है। एस की वैल्यू 100 लेके बार बार पूछता है कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो अगर किसी कॉलम का 100 है तो वो कौन से कॉलम की कैटेगरी में जाएगा, तो मीडियम कॉलम है, लॉन्ग कॉलम है, शॉर्ट कॉलम है, इस तरीके के ऑप्शंस देगा। ऑप्शन तो आप समझ ही गए, यही पटकने वाला है। तो यहाँ पर ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो डिफाइन है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे स्लेंडरनेस रेशियो का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम को आइडेंटिफाई करना है तो स्लेंडरनेस रेशियो के थ्रू ही किया जाता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि जैसे लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम है तो ऐसा नहीं है कि हम देखें और हाइट के हिसाब से हम उस चीजों को कैटेगराइज कर दिए, इस तरीके से चीजों को नहीं करना है। आपसे कभी भी पूछा जाए कि कॉलम को, लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम को हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ स्लेंडरनेस रेशियो है, इस पैरामीटर के बेसिस पे हम लोग लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम को डिफाइन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर बेसिकली जो हमने देखा हुआ है एवलर लोडिंग कैपेसिटी के अंदर एक हमने इक्विवेलेंट टर्म्स को समझा हुआ है, और दूसरा चीज स्लेंडरनेस रेशियो को, दोनों के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।